Yes. You have purchased one air conditioner to be installed in your office or business, but wherever, in your shop. Tell me, एक एयर कंडीशनर खरीदने में क्या क्या खर्च लगेंगे? नंबर 1, जस्ट आप सोचो, आप एक शॉप में गए हो और एक एयर कंडीशनर खरीद रहे होगे। मैम जो एसी का कॉस्ट है मैम पहले वो लगेगा, डिलीवरी of the air conditioner, yes, plus मैम डिलीवरी फी, इंस्टॉलेशन चार्ज, डिलीवरी कॉस्ट है ना, राइट, इंस्टॉलेशन। फिर आपको वहां पर अपने शॉप में एक स्पेस, सपोज ये विंडो एसी है, एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना बनवाओगे और उसमें फिर लकड़ी का वो उसका बॉर्डर बनवाओगे, लेबर चार्ज लगेगा, यस। और एयर कंडीशनर सपोज 40,000 का है तो उसमें जीएसटी भी लगेगा, टैक्सेस लगेगा। जीएसटी में सपोज 18 जीएसटी बीइंग चार्ज्ड, तो वो उस पर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, आपने कॉस्ट ऑफ एसी। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी कॉस्ट, चलिए आपने कहा इसी में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। तो साइट प्रिपरेशन, आई वाज टॉकिंग अबाउट साइट प्रिपरेशन, वो जगह आपको बनाना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगेगा, यस मैम, राइट। इसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया। और सपोज ये कोई एयर कंडीशनर, छोटा एग्जांपल है, सपोज हम कोई बड़ी मशीन लगा रहे हैं, उसके लिए कोई टेक्निकल पर्सन आ रहा है और उस टेक्निकल पर्सन को हम लोग फी दे रहे हैं, प्रोफेशनल फी दे रहे हैं, तो वो भी लगना चाहिए। या लैंड खरीद रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कैन आई कॉल इट प्रोफेशनल फी? अगर कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व है और उसे हम लोग कोई फी दे रहे हैं तो वो भी लगना चाहिए। तो दीज आर द थिंग जो कॉस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद आप एयर कंडीशनर को ऑन करके देखते हो, अगर मशीन है वो प्रोडक्शन करता है तो आप कुछ प्रोड्यूस करके देखते हो, मींस ट्रायल रन में भी खर्च आते हैं, कुछ बिजली का बिल उठ सकता है, अभी सही से सेट नहीं हुआ, आपने ट्रायल करके देखा, ट्राई किया। सपोज इफ दिस इज अ जनरेटर और अ बिग मशीन, उसमें आपको डीजल डालना पड़ रहा है, उसमें आपको अदर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, एक पर्सन इन्वॉल्व है 2 घंटे के लिए, उसको आपको लेबर कॉस्ट देना पड़ रहा है ट्रायल रन के लिए। ट्रायल रन इज नॉट द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रायल रन प्रोडक्शन की पहले की चीज होती है। सो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रायल रन, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सो दीज, और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो मशीन को, एयर कंडीशनर को, टेस्टेड होके, हाँ एकदम सही है, अब दिस इज रेडी फॉर यूज, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर रुक जाना है और यहाँ तक के खर्चे आपको उस एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देना है। गॉट इट? कॉस्ट ऑफ एसी 40,000, डिलीवरी कॉस्ट 2,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000, लेबर अलग से 500, टैक्स अलग से 500, साइट प्रिपरेशन 2,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 1,000, प्रोफेशनल फी चलो इसमें नहीं लगा, ट्रायल रन नहीं हुआ। सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग 4, 2, 3, 11,000, 11,000 मैम। This is 4 बेटा, 40,000. Yes मैम, 47,000 टोटल। 47,000 आ रहा है, this is 47,000. So अब आप अपने बुक में एयर कंडीशनर या मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे, कितने रुपए से डेबिट करोगे? मैम 47,000 से। 45,000। Yes, right. All cost incurred to bring the machine ready for use, to bring the asset at its present condition, it can now be used. ये सारे कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ये सारे खर्चे। अच्छा, सपोज हमें कुछ डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट को आप क्या करोगे? लेस कर देंगे। इफ वी आर गेटिंग सम डिस्काउंट, या एक वर्ड आप सीखो, ड्यूटी ड्रॉबैक।
मतलब आज तो ड्यूटी मतलब टैक्स, ओके। अभी तो टैक्स लग गया है, लेकिन गवर्नमेंट हमें उसे ड्रॉबैक वापस कर देगा। टैक्स लग गया, आपने 500 रुपए ऐड कर दिया, लेकिन ये ड्यूटी ड्रॉबैक इसमें मिलेगा लेटर ऑन, गवर्नमेंट हमें ये रिफंड कर देगा। सो दिस 500 विल बी रिड्यूस्ड। तो हम लोग माइनस करते हैं डिस्काउंट को, और दूसरा टैक्सेस या ड्यूटीज ड्रॉबैक, राइट। तो ऐसे खर्चे ऐड हो जाते हैं। कहाँ तक के खर्चे ऐड होते हैं बेटा? वह सारे खर्चे ऐड होते हैं जो मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी। सपोज ये मशीनरी कोलकाता से आ रहा है, आउट ऑफ सम अदर सिटी से आ रहा है बेटा, फिर रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यस आएगा। तो आपने रास्ते इंश्योरेंस का भी होगा खर्चा। यस, इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योर्ड करवा लिया उस मशीनरी को, रास्ते में कहीं एक्सीडेंटल लॉस ना हो जाए। 2000 रुपए उसमें लगे तो वो भी उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अगर ये चाइना से आ रहा है, कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया से आ रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, आप इंपोर्ट कर दो, दैट विल ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टैक्स, वो ऐड हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन सो दैट नाउ इट इज रेडी फॉर यूज, सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। अगर आप इसको सिलसिलेवार ढंग से लिखोगे तो यू कैन राइट कॉस्ट, द वर्ड कॉस्ट जनरली इंक्लूड्स एक्विजिशन कॉस्ट। फटाफट लिखते जाना बेटा। Acquisition cost. Number 2, it includes installation cost. Number 3, it will include additions to machinery, additions to the asset. What does it mean? It means suppose हम लोगों ने 2018 में एक मशीनरी खरीदा था, और नाउ इन 2021 एडिशन कर रहे हैं उस मशीन पर, कुछ एड ऑन कर रहे हैं, कुछ प्लस हो रहा है। तो एडिशन दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है जो उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करे, और दूसरा हो सकता है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर दे। तो यहाँ पर कौन सा एडिशन की बात कर रहे हैं? टू इंक्रीज द कैपेसिटी, एनहांस द कैपेसिटी। ऐसा एडिशन है जो उसकी कैपेसिटी को, कौन कैपेसिटी? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी, या फिर इट्स लाइफ को बढ़ा दे, यूजफुल लाइफ को बढ़ा दे। अगर हमारा एडिशन इस प्रकार का है तो ये भी कैपिटलाइज करेंगे। याद है ना, कैपिटलाइज करेंगे का मतलब क्या हो रहा है? बैलेंस शीट में जाएगा, कॉस्ट में ऐड होगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। तो ये तीन चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल्स अब हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल्स मतलब यही कॉस्ट है, एक एक्विजिशन, एक इंस्टॉलेशन, एक एडिशन। अब एग्जाम्पल में वही सारी चीजें लगभग आ जाएंगी जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था। वी विल स्टार्ट नॉन रिफंडेबल। नंबर 1, इसमें एक्विजिशन फर्स्ट वाला कॉस्ट जितना बिगनिंग में लगा मशीन को खरीदने में, क्या चीज? टेल मी व्हाट आर यू आस्किंग? एक्विजिशन कॉस्ट जो मशीन, हाँ, एक्वायर करने का मतलब उस परचेज प्राइस, यस मैम, is the acquisition cost, plus it includes all taxes, duties, freight, insurance, in transit, etc etc। acquisition cost में अगर आप लिखोगे acquisition cost का में क्या क्या इंक्लूड होगा, just a minute। नंबर 1, एक्विजिशन कॉस्ट में कौन कौन क्या क्या इंक्लूड होगा? इट विल इंक्लूड परचेज प्राइस, अक्वायर करने में भाड़ा लगेगा, अक्वायर करने में टैक्सेस लगेंगे। टैक्सेस को हम लोग नॉन रिफंडेबल टैक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जिसको जो वापस नहीं होना है। नॉन रिफंडेबल टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी, अगर फॉरेन से आ रहा है, आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज ये ऐड हो जाएंगे। और क्या ऐड होंगे? एनी कॉस्ट, वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। वी टेक लेबर कॉस्ट। नंबर 5, ये एक्विजिशन कॉस्ट में यही तक आएगा, नंबर 3 तक ही आएगा। लेबर कॉस्ट हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट में लिख सकते हैं। अब उसे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी?
that is labor cost. Yes. Cost of site preparation. आप प्लेटफॉर्म बनाओगे, आप शेड बनवाओगे, एक्सेट्रा. Site preparation. It may be handling cost, handling and delivery cost. Number 4, trial runs, cost of trial runs. आप लिखना cost of trial run cost. और इसी के साथ आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो प्रोफेशनल फी, इफ एनी. कॉमा इफ एनी. हम लोग प्रोफेशनल फी भी दे रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा. थर्ड वाज एडिशंस. दिस इज सेकंड. इंस्टॉलेशन वाज सेकंड. थर्ड वर्ड एडिशन. अब एक पार्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी सेम चीज आएगा, परचेज प्राइस आएगा, फ्रेट आएगा, टैक्सेस आएंगे, ड्यूटीज आएंगे. ठीक है, तो एडिशन में भी यही सारी चीज रिपीट होंगी. तीसरा आप लिख लो एनी अदर कॉस्ट. वो सारे खर्चे, एनी अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द incurred, any other cost incurred to bring the asset to its location so that it is ready for use. Got it? वो सारे खर्चे जिससे वो यूज करने लायक रेडी हो गए. क्लियर है? वो सारे खर्चे आ जाएंगे. अब इसमें एक और चीज आप नोट कर लेना. वी विल नॉट इंक्लूड नंबर 1 और रिड्यूस, माइनस करेंगे हम लोग. लेस नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, ये लेस हो जाएगा. नंबर एंड रिबेट्स, आप एक ही पॉइंट लिख सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स. नंबर 2 ड्यूटी ड्रॉबैक. दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट. वो सारे खर्चे जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन में ला करके इंस्टॉल कराने में लगते हैं. इवन दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन. नाउ प्रोफेशनल कहता है, टेक्निकल पर्सन कहता है, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज. यस, वहीं तक के खर्चे उसके कॉस्ट में ऐड. उसके बाद के खर्चे का क्या होगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस. इंश्योरेंस को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. एक इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, लाने में आपका दूसरे शहर से सामान आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट. एंड उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ एसेट आफ्टर इट इज पुट टू यूज. आफ्टर इट इज, अब ये ईयर आफ्टर इट इज पुट टू यूज. वी हैव परचेज अ मशीनरी से इन 2018. 2018 में इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लग रहा है 5,000 रुपए. इंस्टॉल हो गया, रन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. फिर एवरी ईयर, क्योंकि वो बहुत बड़ी मशीन है, काफी महंगी मशीन है, तो हम लोगों ने इस मशीन को इंश्योर्ड करवा के रखा है कि अगर बाय चांस ड्यू टू फायर और ड्यू टू एनी रीजन मशीनरी खराब हो जाती तो इंश्योरेंस कवरेज है. एवरी ईयर वी आर पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज सपोज 8,000 पर ईयर. 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी, एंड इन एवरी ईयर इन फ्यूचर वी आर पेइंग इट. तो ये 5,000 रुपया रेडी टू यूज के पहले का खर्च है, ये उसके कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा. लेकिन ये 8,000 रुपया पर ईयर जो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? क्या ये भी जाके हर साल कॉस्ट में ऐड होगा? मैम इसको डेफर्ड कर सकते हैं ना? किसको डेफर्ड? डेफर नहीं बेटा, डेफर उतना बड़ा तो खर्च नहीं और हर साल का खर्च है.
डेफर आप कौन से खर्च को करते हो? जो एक बार खर्च होता है लेकिन बेनिफिट एक से ज्यादा साल के लिए आता है। तो एडिशन कॉस्ट होगा मैम ये एडिशन नहीं है, कोई नया पार्ट नहीं लग रहा है, ये इंश्योरेंस ही है, इंश्योरेंस चार्ज ही है, लेकिन हर साल आप उस मशीन को इंश्योर्ड कराए हुए हो ताकि लॉस ना हो अगर जल जा। मैम ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, पीएनएल में ऐड करेंगे। यस, वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो 5,000 लिखा, दिस विल बी कैपिटलाइज्ड, एडेड इन इट्स कॉस्ट। Got it or not? ये बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस है। Who was saying कि डेफर होगा? Please tell me your name. मैम तनु। तनु, ओके। बट तनु, हम लोगों ने वो चैप्टर किया था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस मैम। तो ये खर्च 8,000 रुपए क्यों लग रहे हैं? इससे क्या होगा? क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी मशीन की, या आप उसे मेंटेन करो कि अगर नुकसान होगा, अगर लॉस होगा, अगर फायर होगा तो मेरा एसेट सपोर्ट है। This is to maintain the asset, not to enhance its capacity. तो every year 8,000 रुपए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन के पीएल में डेबिट हो जाएगा, right? So tell me, is the term cost clear? What will it include? Yes, ma'am. वो सारे खर्चे जो उसको रेडी टू यूज बनाने में लगते हैं कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। Be it purchase price, acquisition cost, be it इम्प्रूवमेंट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट। 3 खर्च ऊपर में लिखा है ना, और उसी का एग्जांपल है नीचे। ये नंबर 1 इज एक्विजिशन कॉस्ट, इसमें क्या क्या आएंगे नीचे लिखा है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसमें क्या क्या आएंगे ये भी लिखा है। एंड एडिशंस, तो एडिशन के भी एग्जांपल्स यही दोनों में कवर हो जाएंगे। हम लोगों ने थर्ड को एक सबसे रेसिडुअल पॉइंट बना दिया कि वो सारे खर्चे जो उसके रेडी टू यूज बनाने में लगते हैं, वो सारे कॉस्ट उसके, वो सारे खर्चे उसके कॉस्ट में, परचेज प्राइस में, एक्विजिशन कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। गॉट इट ना? हम लोग डिस्काउंट को लेस कर देंगे और ड्यूटी ड्रॉबैक है तो उसे लेस कर देंगे। ओके, एक मशीन खरीदे, एग्जांपल देखते हैं। एडिशनल कॉस्ट आप बोल रहे हैं कि जो भी मशीन को इंस्टॉल करने में लगा? आवाज नहीं आया। एडिशनल कॉस्ट, जैसे Y1 में हमने मशीन खरीदा, Y5 में कुछ एडिशंस कराया, परचेज किया 50,000, राइट? तो ये तो आपका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जाकर के। एडिशन कराया Y5 में जाकर के 10,000 का। माई क्वेश्चन, विल इट बी एडेड? विल इट बी एडेड और नॉट? टेल मी, क्या ये 10,000 का आपने कुछ पार्ट नया खरीदा तो ये ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? कैपिटल करेंगे। हम करेंगे। तुरंत नहीं बोलो बेटा, थोड़ा सा इस पे आप इसको मुझे बोलो। मैम ये डिपेंड करेगा कि ये एडिशन उसे मेंटेन करने के लिए है या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, राइट और नॉट? एडिशन किया है टू मेंटेन इट, जैसे एक पार्ट था जल गया, उसे हमने चेंज कर दिया, एडिशन तो हुआ इसमें, लेकिन ये उसके कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये उसे मेंटेन कर रहा है। आप मुझसे ये पूछो, टू मेंटेन द एसेट है ये एक्सपेंस तो हो रहा है, या टू इंक्रीज एनहांस इट्स कैपेसिटी, इसी पर डिपेंड करेगा। अगर ये 10,000 रुपए सिर्फ मेंटेन करने में लग रहे हैं तो आप उसे पीएल में डेबिट कर दोगे, लेकिन अगर वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है then it will be added to its cost. Got it or not? Is this clear? Tell me. Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो एडिशन में थोड़ा सा एजम्पशन अगर ये मेंशन कर देता है क्वेश्चन में तब तो बढ़िया है। पर्पस अगर 1 या 2, या तो वो मेंटेन करेगा या तो
एनहांस करेगा, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं मेंटेन कर, नहीं लिखता है तो आप खुद से एज्यूम कर लेना, इट हैज बीन एज्यूम्ड दिस 10,000 रुपीज इज गोइंग टू एनहांस इट्स कैपेसिटी, तो अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट में ऐड कर सकोगे, लेकिन एजम्पशन यहाँ पर चलेगा। नाउ वन एग्जांपल इन ऑर्डर फॉर कॉस्ट, ठीक है। एक हम लोगों ने मशीन खरीदा, कितने का है, थोड़ा महंगा मशीन है, 10 लाख रुपए का। परचेज प्राइस, फ्रेट ओके, 20,000 रुपए भाड़ा लग गए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 20,000 रुपए लाने में लग गए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000 रुपए, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 30,000 रुपए, शेड बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराया, ये सारे इंस्टॉलेशन या साइट प्रिपरेशन एंड टेक्निकल फी पेड। एक टेक्निकल एक्सपर्ट आया था, उसे हम लोगों ने 20,000 रुपए दिया। टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मशीन। 11,40,000। आपने सबको ऐड कर दिया ना? 11,20,000। 11 लाख 22,000। 40,000 ना? 22,000। अच्छा, दिस इज 20,000, 11,22,000 मैम। 2,000 यहाँ है, दिस इज 2,000 ओके। इसको भी 20,000 कर देते हैं, चलिए 11,40,000 आ गया क्या? 11,40,000 if this is 20,000, if this is 20,000, Yes, ma'am. 11,40,000, right? This will be the cost, right? Quite easy. कोई डिस्काउंट होता लेस हो जाता, कोई टैक्स होता ऐड हो जाता, राइट। नाउ वन मोर एक्सपेंस, ये इतना खर्च होगा, आपने ये प्रोजेक्ट किया, एस्टिमेट किया, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, अभी मशीन खरीदा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये मशीन मुझे खरीदना है और खरीदने में 11,40,000 का कॉस्ट लगेगा। यू डोंट हैव मनी, इतना पैसा नहीं है, इसलिए आप लोन लेते हो। लोन लेते हैं हम लोग, कब ले रहे हैं आप, डेट को ध्यान देना, 1/1/2021 को हमने लोन लिया, बोला कि 11,40,000 रुपए लगेगा हमारा। वी डोंट हैव दैट मच मनी, कुछ पैसे हैं, लेकिन 10 लाख रुपए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कितना लाख रुपए? 10 लाख रुपए। 11,40,000 में कुछ तो मैनेज कर लेंगे, बाकी लोन से मशीन खरीदेंगे, राइट? ओके, लोन ले लिया। इसके बाद मशीन आपकी आ रही है, इट विल टेक टाइम, तुरंत तो मशीन नहीं आएगी। आपने ऑर्डर दिया, वो आया, इंस्टॉलेशन हुआ, सैंक्शन हो गया, लोन इज सैंक्शनड ऑन 1st of January and machine is put to use, or better to call ready to use, on just after 6 months, means 30 June, मशीन इस दिन रेडी टू यूज हो गया। लोन आपने लिया, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से आपने एक लोन लिया है, तो टेल मी, ये साल खत्म हो गया, दिसंबर आ गया, दिसंबर 31 आ गया, इंटरेस्ट कितना बना बेटा? कैन यू प्लीज टेल मी? 1,20,000। 1,20,000, yes, this is the amount of interest. My question to you, क्या ये इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? मैम 6 महीना का 6 months का होगा। 60,000 सारे बच्चे ध्यान दो, आंसर सही आ रहा है मेरे पास, गेटिंग करेक्ट आंसर। आई एम बेटा, जैसे सारे खर्चे ऐड होते हैं, कब तक? मशीन को रेडी टू यूज होने में। तो ये लोन का इंटरेस्ट जो 1,20,000 का है, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक जिस लिया कब, 1/1/21 टू जिस दिन वो मशीन रेडी टू यूज हुआ, मतलब 30 जून 21, और एक 1 जुलाई उसके बाद का मतलब हमेशा के लिए बाद का, अप टू 31/12/20। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी मैंने दिया था, बिल्कुल आधा आधा पीरियड है, 6 महीने का, तो 60,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस एक्सपेंस इज इंटरेस्ट ऑन लोन,
ये रेडी टू यूज होने के पहले का खर्च है और 60,000 इंटरेस्ट ऑन नॉन रेडी टू यूज होने के बाद का कुछ खर्च है। तो दिस एक्सपेंस, दिस इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारा 11,40,000 जो आ रहा था, इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी एडेड, और आपके बैलेंस शीट में ये मशीन 12 लाख से एसेट साइड में दिखेगा इनिशियली एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, देन तो दिस, आवाज यस, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है मैम। कम आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम बोले, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू मुझे लग रहा है हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ आज प्रॉब्लम है। बट आप, क्या ये आपको समझ में आया अभी तक की बातें? Yes, ma'am. इज दिस Yes, क्लियर madam. टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। सेकेंड एरो, वापस आते हैं। 3 बातें हमें सीखनी है। नंबर 1 वाज cost. Cost is over. Second is estimated scrap value. स्क्रैप वैल्यू हमें चाहिए, मशीन का स्क्रैप वैल्यू चाहिए। स्क्रैप वैल्यू मतलब मशीन का एक लिमिटेड लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद वो मशीन यूज करने लायक नहीं रहेगा, वो फिक्स एसेट यूज करने लायक नहीं रहेगा, लेकिन तो भी कुछ तो आयरन रहेगा, कुछ तो उसमें चीजें जो रहेंगी उसका कुछ तो वैल्यू रहेगा जिसको हम सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। तो वट एवर वी विल गेट, ध्यान से वर्ड को सुनना, वट एवर वी विल गेट, जो हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ बाय सेलिंग द वट एवर इज रियलाइज्ड, whatever will be realized, better to write whatever will be realized, amount that will be realized from the sale of scrap of the machine. स्क्रैप का मतलब समझ में आता है, बचा कुचा पार्ट। तो स्क्रैप अभी नहीं, अभी तो खरीद के लाए 2021 में, आपने सब कुछ तो लाइफ एज्यूम किया होगा, सपोज इट इज 10 years, तो 10 साल बाद जब वो मशीन हमारे काम का नहीं रहेगा तब भी कुछ तो बचेगा, और जब हम उसे बेचेंगे तो हमें कुछ मनी रियलाइज होगा, उसे ही स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो अमाउंट दैट विल बी रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द मशीन, कब कब बेच रहे हैं? एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मीन्स आई कैन राइट इट YN, N denotes last year. एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ उस मशीन का जो भी पार्ट्स बचा रहेगा, जो भी आयरन रहेंगे, जो भी उसमें अदर मेटल्स होंगे, उसको बेच के हम रियलाइज करेंगे, वही उसका स्क्रैप वैल्यू होगा। बेटा वी आर इन 2021, बट वी आर प्रोजेक्टिंग द अमाउंट फॉर 2031 आफ्टर 10 years. सो इट इज ऑलवेज एन, और आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर के लिए कभी भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो। सो दिस अमाउंट विल ऑलवेज बी एन, टेल मी, एस्टिमेटेड वन। ये अनुमानित ही रहेगा, ये कभी भी रियल अमाउंट नहीं हो सकता। जैसे कॉस्ट इज ऑलवेज एक्चुअल, दिस इज ऑलवेज एक्चुअल। ये लग रहा है, ये आपके पॉकेट से जा रहा है, यू नो दिस, यू हैव कैलकुलेटेड इट, यू हैव एडेड इट, बट स्क्रैप वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ इट्स लाइफ, दिस इज ओनली एस्टिमेटेड। गॉट इट ना? और आज का स्क्रैप नहीं, हमेशा याद रखना ये लास्ट ईयर का स्क्रैप होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड, next term is estimated useful life. ये इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। Life of the asset, life of the machine is always estimated 10 years. अभी हमने कहा ये मशीन का लाइफ 10 साल, why 10 years? We have estimated.
क्या ये 10 साल की जगह 8 साल भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। 5 साल भी हो सकता था, 25 साल भी हो सकता था। यू सिंपली एक अनुमान आप लगाते हो कि इसका लाइफ इतना होना चाहिए। एक्चुअल क्या है उससे मतलब नहीं है अभी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। और 10 साल बाद अगर आपने लाइफ का अनुमान किया 10 इयर्स, आपको लगता है ये अभी 5 इयर्स मोर चलेगा, मोर, तो क्या हमने 2021 में गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया? हैव वी? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम आवाज कटने लगा। हेलो, इज माय वॉइस कमिंग टू यू? अब आ रहा है। मैम इससे पहले नहीं आ रहा था। What I'm just repeating what have I said. हमने 2021 में एक मशीन खरीदा था, लाइफ एस्टिमेट अनुमान किया था 10 साल। 10 साल बीत गया, अब हमें लग रहा है कि ये अभी और चलेगा 5 साल के लिए। तो क्या हमने 2020 में कुछ मिस्टेक किया था? क्या हमने कुछ? नो मैम, वो तो एस्टिमेटेड था। वो एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड गलत हो सकता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, भगवान नहीं है, वी आर नॉट गॉड। हम लोग गलतियां कर सकते हैं और सब लोग करते हैं, और एस्टिमेशन पे तो होता ही होता है। फिर क्या करेंगे उस 2031 में? वो 2031 में सोचा जाएगा हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन में आगे, मतलब इस चैप्टर में आगे हम लोग सीखेंगे कि क्या होगा अगर ये लाइफ बदल जाएगा, एस्टिमेट जो कि उसको रिवाइज करना होगा, क्या करेंगे। सो अभी नहीं, राइट? तो ये यूजफुल लाइफ को भी एस्टिमेट किया जाता है, ये भी अनुमानित होता है, अभी यही सीखेंगे। और यूजफुल लाइफ हमने पिछले क्लास में बात किया था, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम लोग ने एम्बुलेंस का एग्जांपल लिया था ना, इफ यू रिमेम्बर। एक मारुति वैन है, यू हैव परचेज इट टू कैरी द गुड्स, रिमेम्बर है ना? आपने खरीदा है गुड्स कैरी करने के लिए। एक डॉक्टर ने या एक हॉस्पिटल ने भी उसे खरीदा है, एक हॉस्पिटल ने भी उसे खरीदा है एम्बुलेंस के लिए, राइट? तो आप उसका लाइफ 5 साल अनुमान कर रहे हो, वहां पर वो अनुमान 2 साल कर रहे हैं। ना आप गलत हो ना वो गलत है। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली वो ज्यादा चार्ज करेंगे, आप कम चार्ज करोगे। ये चीज समझ में है? व्हाट हैव आई सेड? वो ज्यादा चार्ज करें। जैसे आपने एक मारुति वैन खरीदा है, सपोज द कॉस्ट ऑफ द, एक वैन खरीदा है आपने, द कॉस्ट इज 5 लाख, आपने उसका लाइफ माना है 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा? डेप्रिसिएशन मोटा मोटी 1 लाख रुपया, राइट, पर एनम। हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख का मशीन वैन खरीदा है, लेकिन लाइफ 2 साल ही माना है, तो वो डेप्रिसिएशन इतना पर एनम चार्ज करेंगे। 2.5 लाख। ना मिस्टर ए गलत है, ना हॉस्पिटल अथॉरिटीज गलत है, बोथ आर एट देयर प्लेस, दे आर करेक्ट। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेजर करते हैं। नंबर 1 इज कॉस्ट, नंबर 2 इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एंड नंबर 3 इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, राइट? हियर कम्स, हम लोग अब मेजर करेंगे, अब डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें 2 पार्ट में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। नंबर 1 इज मेजरमेंट, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे अमाउंट निकालेंगे, मेथड्स, ये हमें देगा मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, राइट? एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पहले थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे, फिर मेजरमेंट में सारे मेथड्स को कवर करेंगे, क्योंकि जर्नल तो पहले सीखना पड़ेगा ना। कोई भी एक मेथड लेंगे तो मुझे जर्नल वी हैव टू नो। ओके, अकाउंटिंग कितने प्रकार से होता है डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग होता है 2 प्रकार से, there are 2 methods of accounting, this or this, without maintaining
provision for depreciation. And with the creation of provision for depreciation. This और this, दोनों में से एक, दोनों ने, अगर हम फर्स्ट मेथड में हैं तो सेकंड नहीं फॉलो करेंगे, अगर सेकंड में है तो फर्स्ट नहीं फॉलो करेंगे. तो अभी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं. डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल क्या होता है? प्लीज टेल मी. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. ऑन 1 जनवरी 21 हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है 5 लाख रुपए का, and depreciation is 10% per annum. I want 3 journal from your side. 3 जर्नल मुझे दो. एक्विजिशन किया उसका जर्नल, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जब मशीन आया क्या जर्नल होगा और कौन से डेट को होगा? मैम 1 तारीख को होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सारे बच्चे साथ में हैं मेरे. मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 5 लाख टू कैश टू बैंक, और अगर उधार में खरीदा है तो टू द नेम ऑफ मिस पार्टी, से टू मिस्टर वाई, राइट. उसके बाद दूसरा जर्नल डेप्रिसिएशन का पास होगा. कौन सी डेट में पास होगा? मैम 31 तारीख को, 31 तारीख 1वां महीना 2021. 31 तारीख कौन सा महीना? जनवरी. 1 महीने के लिए. अगर मंथ में लग मैम नहीं, 31 मार्च 2021. सो ईयर एंड. तो मैम 31 मार्च 2022 21 बेटा, टू मार्च जनवरी लिया हम लोगों ने. सो डेप्रिसिएशन मैम मार्च होगा ना? हाँ 31/12 हमने इस जनवरी टू दिसंबर लिया है. ओके मैम, ओके. ठीक है, आप अप्रैल टू मार्च भी ले सकते हो, नो इश्यू. बट मैंने एग्जांपल एक्चुअली डेट 1 तारीख ले लिया था, 1 जनवरी, तो आई हैव कंटिन्यूड दैट. कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट, टेल मी द जर्नल, टेल मी. मैम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. वेरी गुड. अमाउंट बता सकते हो. 10% पर एनम है, 5 लाख का मशीन है. मैम 50,000. 50,000. मैम 50,000. यस. गिव मी वन मोर एंट्री. और एक और एंट्री होगा ना डेप्रिसिएशन मशीनरी का, तो होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन से डेट को करोगे? टेल मी. मैम 31 तारीख 12वां महीना है ना. देखो मशीनरी, अब यहाँ पे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा. ये तो रियल अकाउंट है, इसका बैलेंस दिखेगा. अभी हम लोग लेजर भी खोलेंगे. दिस इज अ रियल अकाउंट, है ना. इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा. बैंक हो, वाई हो, ये पर्सनल है, रियल है, सब बैलेंस शीट में चला जाएगा. बट डेप्रिसिएशन इज अ कौन सा अकाउंट है बेटा? मैम नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस तो नहीं रहता. ये साल के अंत में आप इसे ट्रांसफर कर देते हो, या तो अगर ट्रेडिंग का आइटम है नॉमिनल अकाउंट तो ट्रेडिंग में, पीएल का आइटम है तो पीएल में, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड. दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गिव मी द एंट्री. जर्नल दो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट with the डेप्रिसिएशन amount to depreciation. Yes. यही जर्नल है. यही जर्नल है जहां पर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन. अभी कहीं पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आया है. मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं है. फर्स्ट मेथड हम लोगों ने फॉलो किया है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट. ओके ना. अब इसका लेजर कैसे दिखेगा? क्या
ड्राफ्ट कर सकते हो। यस मैम, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5 लाख। 2 अकाउंट खोल दे रहे हैं। नंबर 1 इज मशीनरी अकाउंट, नंबर 2 इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर आप बोल रहे हो 2 बैंक आएगा, ओके, डेट वाइज आएगा, डेट ए के। यस मैम, डेट पार्टिकुलर अलग अमाउंट की 5 लाख। और फिर ये फर्स्ट जर्नल का एंट्री हो गया। सेकेंड जर्नल वाज फॉर डेप्रिसिएशन, तो दिस विल बी ऑन 31/12/21 बाय डेप्रिसिएशन 50,000, और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में सेम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन में पहले डेबिट करो टू हाँ, मशीनरी मशीनरी 50,000, राइट। अब थर्ड जर्नल से ये डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया? बाय ऑन द सेम प्रॉफिट एंड ऑन द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, राइट। ये तीनों जर्नल का इफेक्ट आ गया। नाउ दोनों अकाउंट को बंद कर देते हैं। मशीनरी को जब हम लोगों ने बैलेंस किया, यहाँ 5 लाख है, दिस इज 5 लाख। आप लोग मत लिखना, आप लोग 0 करके ही लिखना एग्जाम में। you have no right to like 5L, okay, you have to give 5 zeros, and here we will write by balance CD, amount will be 4,50,000, clear। Second is depreciation, देखो इसका this is not balanced, rather it's closing by, इसका balance 50,000 ही था डेबिट, that is closed by transferring it to profit and loss account. Got it now? This is how Yes, accounting without creating provision for depreciation. अब बेटा मेथड में चलते हैं। मेथड में हम लोग ये जो अमाउंट है 50,000, ये कैसे आया? सी अकाउंटिंग यही रहेगा, मेथड 8 हैं। There are 8 methods of providing depreciation. अभी सिलेबस मैंने देखा है बुक में कम हो गया है, तो 3 ही मेथड पे एम्फेसिस करने बोल रहा है और 4 अलग मेथड का नाम दे दिया है। 7 मेथड और 8वां को तो छोड़ ही दिया है। सिंकिंग फंड वाज आल्सो मेथड, वो आपके बुक से हटा दिया है। तो हम लोग देखेंगे हाउ मेनी मेथड्स आर देयर एंड हम लोग भी अकॉर्डिंगली इन्हीं पर एम्फेसिस करेंगे, लेकिन नाम जान लेंगे और तरीका जान लेंगे, ओके। और इन मेथड से क्या होगा? मेथड से अमाउंट निकलेगा। इफ दिस इज SLM, तो SLM अगर 50,000 दे रहा है तो WDV में भी 43,000 दे। हम अपने एक सिंपली अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। कोई और मेथड कोई और अमाउंट देगा। सपोज यही क्वेश्चन हम लोग WDV से बनाएंगे तो बस यहीं पर चेंज आ जाएगा। कहने का मतलब अकाउंटिंग यही है, अकाउंटिंग करने का तरीका यही है। अभी मेथड सीखने जा रहे हैं। मेथड से क्या होगा, अमाउंट कितना चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन का क्या अमाउंट होगा, वो हम लोग जानेंगे अलग अलग मेथड से, राइट। ओके ना, आगे बढ़े। यस मैम। जस्ट अ मिनट मैम जो ऊपर वाला दिखाइए ना, बोलो। जो लिखे थे वो ऊपर। क्या ये मैम और नीचे अकाउंटिंग? बेटा आप 1 मिनट वेट करो, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज।
So we should start the methods, right? Okay. फर्स्ट मेथड, पहले हम लोग मेथड्स का नाम लिख लेंगे. मेथड्स फॉर, आप लिखो उसका हेडिंग, मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. जो मेथड हमें कवर करना है हमारे सिलेबस में जो है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं. नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड. इन शॉर्ट दिस इज SLM. सेकंड मेथड, कैन यू प्लीज टेल मी? मैम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. राइट डाउन मेथड मैम. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. दूसरा नाम मैम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. WDV में रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. नंबर 3 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. ओके, इसके बाद 4 और मेथड हैं. एन्युटी मेथड, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट मेथड. Number 6 is machine hour method. And number 7 is depletion method. मैम 4 नंबर में कौन सा मेथड है? NVT, ANNUITY. NVT. AIT की UIT है मैम. UI. और 5 नंबर में मैम नो प्रोडक्शन. नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट मेथड. क्या प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी इसको बोलते हैं? मैम 6 में मशीन के बाद क्या लिखा मशीन होगा? आवर, घंटा, HOUR. मशीन आवर मेथड. डिप्लीशन, DEPLETION. Depletion method. Number 8 is sinking fund method. और भी इसके अलावा मेथड हो सकते हैं, ये डिपेंड करके, इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है या AS6 में कहीं आप हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है. अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो. But generally these 8 methods are in use. तो इसमें नंबर 4 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और 8 भी सिलेबस से हटा दिया गया है. Okay, annuity method, now no question is there in your study mat. Nothing is being written, even ये word ही हटा दिया है. हाँ, CMA के study mat में इस टर्म को यूज किया है, बट आई थिंक क्वेश्चन में भी नहीं है. CMA में भी 3 मेथड को ही लेकर के क्वेश्चंस है और CA में भी इसी 3 मेथड को लेकर के क्वेश्चन है. नंबर ऑफ यूनिट मेथड, प्रोडक्ट मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, ये मैम नीचे के 5 मेथड को नहीं पढ़ना है. नहीं पढ़ना है. जिसको हमने क्रॉस किया उसी को नहीं पढ़ना है. ये तीनों मेथड भी हम लोग गो थ्रू करेंगे. ये तीनों है, क्वेश्चन भी है, मेथड का नाम भी नहीं लिखा, CA में नाम नहीं लिखा है, CMA में इन तीनों का नाम भी लिखा हुआ है. So we are going to cover 6 methods. We will leave NVT, we will leave sinking fund, and we will cover 6 methods of getting the amount of depreciation. कितना होगा depreciation? 5,000 की 8,000? ये मेजर करेंगे depreciation को, ये निर्धारण करता है out of this method, जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है. Shall we start with the method? Number 1. Straight line method. In short, this is SLM. In SLM, what is depreciation? Can you please tell me the formula? Depreciation is equal to, नहीं आता तो आप लिखो, original cost or better to of assets minus scrap value divided by useful life. cost of assets Assets minus
scrap value divided by useful life. useful life. Yes, we know कि ये cost निकालना हमने सीख लिया है. Scrap value is always estimated, you know, and useful life is again estimated. So this is the formula, simple formula. Suppose the cost is given 2 लाख रुपए. Scrap value हमेशा YN का होगा 10वें साल या 20वें साल लाइफ के एंड में. This is again 10,000 rupees and the life is say 10 years. What will be the amount of depreciation? So depreciation per annum बेटा. This is per annum है ना. ये जो depreciation निकलेगा under SLM ये हर साल का 20,000 मैम. 1 लाख एक जस्ट में 2 लाख हमारा कॉस्ट है. 10,000 स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाय लाइफ इज 10. So this is coming 19,000, right? Very easy, very simple question, very easy to calculate, right? So number 1 formula, the depreciation क्या देता है? Per year देता है, right? ये लिख लेना आप formula के साथ. What is the formula? आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो. Depreciation is equal to cost minus scrap divided by life. अब आपको समझ लेना स्क्रैप मीन्स व्हाट एस्टिमेटेड है, लाइफ मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, और कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए हमेशा के लिए, राइट? सेकंड चीज इस मेथड में जो हमें जानना है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. इसका क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. So percentage of depreciation. Yes. Ma'am, 9.5%. depreciation divided by cost of assets multiply 100. Depreciation per annum divided by cost of asset minus multiply 100. जैसे इसी क्वेश्चन में depreciation is 19,000. कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बेटा? टेल मी. मैम 2 लाख. 2 लाख into 100. So 19,000 divided by 2 lakh into 9.5% into 100. So we are getting, I think, 9.5%. ओके ना. तो दो फॉर्मूला हमें याद रखना है SLM मेथड में. Number 1 is for getting the amount of, getting directly the what is the amount of depreciation, cost minus scrap divided by life. This is the first formula. Second, how to calculate percentage of depreciation. This is the second formula. Okay, right? One example for you, classwork. Okay, cost of the asset given 8 lakh. Scrap is also given 50,000. Life is given 15 years. Calculate depreciation, amount of depreciation per annum, number 1, and number 2, percentage of depreciation. मैम डेप्रिसिएशन 50,000. 50,000. 7,50,000. Yes, divided by. मैम 50,000. The answer is coming. Depreciation का amount 50,000. मैम परसेंटेज 0.0625 divided by कितना आ रहा है? 0.0625 0.0625 No, ma'am, 6.25. into 100 कर रहे? into 100 किया आपने? 6.25. जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई. मैम 6.25. अच्छा, अब आप आपका कैलकुलेटर आपके हाथ में है. What have you? 6. है ना? सभी बच्चों का निकला. डेप्रिसिएशन तो सबका निकल गया होगा आई थिंक. कॉस्ट इज 8 लाख, स्क्रैप इज 50,000 एंड लाइफ इज 15 साल. राइट, दिस इज ईयर्स. देखो बेटा, ये रुपया है ऊपर,
न्यूमरेटर में रुपया है, डिनोमिनेटर में साल है, ये कट रहा है। मीन्स वी आर डिवाइडिंग 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स। ये 15 से ये कट गया, 50,000 आया, ये रुपया रह गया और ये ईयर भी रह गया। सो डेप्रिसिएशन इज rupees 50,000 per year. One more question for you. You have to calculate depreciation. Okay, what will be the amount of depreciation? Cost is given 3 lakh. Scrap is given 15,000 and percentage of depreciation is given 20%. Calculate the amount of depreciation. Calculate depreciation. 14 to 50. Just a minute, beta. Just calculate. $16,000. ना आज नहीं आ रहा। Have you calculated the amount? Please tell me. 6,000 मैम डिप्रिशिएशन। One answer is coming 6,000. Are you all getting 6,000 or something else? 3 लाख का 20% कितना होता है? 16,000 मैम। क्या ये 60,000 होगा? देखो तो। तीसरा ऑप्शन। Tell me, I am giving you 3 options. Give me the answer. 60,000. 60,000. 60,000 होगा मैम। Someone is saying B. एक आंसर आया C के लिए भी। 60,000. 60,000. 60,000. Everyone is saying 60,000. Will it be 6%? This is cost percentage. Tell me what will be the amount of depreciation. क्या cost में से scrap नहीं लेस करोगे? अच्छा, जब हम कॉस्ट में से स्क्रैप को लेस करते हैं, इस अमाउंट का एक नाम होता है। कॉस्ट स्क्रैप इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट, राइट? डेप्रिशिएबल अमाउंट। सो टेल मी, आपने 6,000 नहीं होगा बेटा, जिसने बोला था उनका मिस्टेक था, एक 0 आपसे मिस हो रहा था। आप डेप्रिशिएशन इसी क्वेश्चन में 3 लाख का 20% करोगे या डेप्रिशिएबल अमाउंट का 20% करोगे? मैम डेप्रिशिएबल अमाउंट का। यस मैम, डेप्रिशिएबल अमाउंट का। मतलब एक कंफ्यूजन तो है यहाँ पर, या क्लियर कट है कि हमको नहीं 2,85,000 का ही करना है या 3 लाख का ही करना है? इस नहीं मैम, 3 लाख पर ही होगा। यह कंफ्यूजन है। मैम ये चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। हाँ, कभी ध्यान ही नहीं गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अभी तक कभी ध्यान ही नहीं इस तरफ आपका खींचा गया हो। फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। हाँ हाँ। Who is saying? Tell me your name first. कौन बोल रहा है? जसमीत। जसमीत, yes, tell me फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इंटू 100। तो उसी में अगर हम लोग अगर नंबर पुट करके अगर वैल्यूज पुट करके निकाल दे तो तब 60,000 आ रहा है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज वाला फॉर्मूला ना, जस्ट अ मिनट। परसेंटेज फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। यस, बिल्कुल सही। परसेंटेज इज गिवन 20%। बोलो। Depreciation is what we don't know. Cost is कितना था हमारे
एग्जाम्पल में 3 लाख into 100, ये 100 इधर जाएगा and so depreciation is nothing but 60,000, right ना? Yes, ma'am. What have we learnt? हम लोग क्या मैम 20 आंसर आएगा। 20 आंसर आ रहा है, 20 आंसर 20 कैसे भाई? डेप्रिसिएशन का वैल्यू 20 आ रहा है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 3 लाख को उधर ले। अगर इस 100 को नहीं करते तो 6,000 ही आंसर आ रहा है। अगर 100 को उधर नहीं करते, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 100, क्यों नहीं करेंगे मैम 3 लाख को इधर कर दे रहे हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 लाख, तो 6,000 ही आ रहा है। काटते हैं, 2 0 काटो, 2 ही 0 काटना, 3 नहीं काटना। ये 3,000 बचेगा बेटा, और ये 20, 3,000 इंटू 20 60,000। मैम 60,000 आएगा वैसे। 60,000 आएगा, 3,000 नहीं आएगा। 3,000 1% हो गया, 3,000 इज 1%। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट क्या सीखे? डेप्रिसिएशन का अगर परसेंटेज दिया हुआ है, गिवन है, तो अप्लाई दिस परसेंट ऑलवेज ऑन कॉस्ट। फिर स्क्रैप से मतलब नहीं, स्क्रैप दे भी देगा क्वेश्चन में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वंस अगेन एक एग्जांपल, कॉस्ट गिवन 1 लाख, स्क्रैप गिवन 4,000, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन 12% पर एनम। व्हाट विल बी द अमाउंट? कितना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट? आप स्क्रैप को फुल्ली इग्नोर करो। अगर परसेंटेज दिया है 12,000 मैम, अगर परसेंटेज दिया है तो स्क्रैप का कोई मतलब नहीं। आप सीधा परसेंटेज को देखोगे और कॉस्ट पर अप्लाई करोगे। यस, 12,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो स्क्रैप का यूज कब आता है? व्हेन इट इज यूज्ड, क्या किस समय? जब हम करते हैं, जब परसेंटेज नहीं दिया, आपको कॉस्ट दिया है, आपको स्क्रैप दिया और आपको लाइफ दिया है। कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप 4,000 और लाइफ सपोज 10 साल, तब आप निकालते हो 96,000 डिवाइडेड बाय 10, सो डेप्रिसिएशन इज 9600 पर। गॉट इट और नॉट? हम लोगों ने 2 ही समझ में आया? यस, वेरी गुड। नंबर 1, अब देखो सम अप कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपने सीखा अंडर एसएलएम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, पहला चीज आपने सीखा। दूसरा चीज सीखा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम By cost into 100. Yes, cost into 100. तीसरा हमने और सीखा, if in the question, if percentage of depreciation is given, then apply it. किस पर अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट मैम कॉस्ट सेकंड मेथड मैम, कॉस्ट, ठीक है, एंड नॉट ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये आप, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला जानने के बाद भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि हमने डेप्रिशिएबल अमाउंट पर निकाल दिया, राइट? सो ये 3 चीजें हैं। और एक चीज बेटा, आपके कैलकुलेटर में एक परसेंट का साइन दिया हुआ है। सपोज एक ये कंप्लीट हो गया, एसएलएम इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। नाउ अब इसको आपके कैलकुलेटर में सपोज एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कॉस्ट अगेन गिवन 1 लाख, ओके, स्क्रैप इज गिवन कितना ले ले 21,000 सपोज, एंड डेप्रिसिएशन का सॉरी लाइफ इज गिवन, लाइफ नहीं, परसेंटेज हमें निकालना है, अप्लाई परसेंटेज हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके।
life is also given, suppose 10 years, what will be the amount of depreciation? पहले आप मुझे बताओ. And what will be the 10,000 मैम. depreciation? Amount of depreciation आपने कैसे बताया? 7,900 आ रहा है मेरा. माइनस 21,000 डिवाइडेड बाय 10 ना. 79,000. मैम 7,900. Yes, ma'am, 7,900. 7,900. Right? Depreciation per annum. Percentage of depreciation के लिए आपने क्या किया? मैम 1 लाख का 10%. 7,900 is divided by amount 1 lakh 1 lakh. ठीक है, 100. 100. तो आप कैलकुलेटर पे अगर साथ में कर रहे हो तो 7,900 डिवाइडेड बाय आपने क्या किया? 1 लाख किया. ठीक है, फिर इज इक्वल टू आपने दबाया, जो आपके पास कैलकुलेटर है, आपने इज इक्वल टू दबाया तो आपके पास आ रहा है इनटू 100 ऑफ कोर्स 0.079. राइट, जब आपने इक्वल टू दबाया 100 से मल्टीप्लाई किया तो 7.9%. यू आर गेटिंग लाइक दिस. ठीक है, Yes, ma'am. स्टेप कर रहे हो. लेकिन अगर आप अपने कैलकुलेटर को ध्यान से देखो तो उसे परसेंटेज का साइन है. Yes, ma'am. और आप अगर चाहो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो. आप कैलकुलेटर में लिखो 7,900, जो लिख रहे हैं वही कैलकुलेटर में लिखना. डिवाइड का साइन दो, 1 लाख लिखो और उसके बाद परसेंटेज का की दबा दो. बराबर इज इक्वल टू का की मत दबाओ बेटा, परसेंटेज का की दबा दो. देखो क्या आंसर आता है. मैम 7.9. 7.9. डायरेक्ट आ जाता है. गॉट इट व्हाट एम आई सेइंग? हर बार इनटू 100 करने का जरूरत नहीं रहेगा. आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्टनेस आएगा, थोड़ा सा टाइम तो बचेगा. और ये हमारी हैबिट हो जानी चाहिए. कहने का मतलब जब भी परसेंटेज निकालने बोल रहा है हम इक्वल टू नहीं दबाएंगे, हम परसेंटेज का की दबा देंगे. जैसे एक छोटा सा. मैम, हाँ बोलो. मैम एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है? यस, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है. ये देखो, आई हैव दिस कैलकुलेटर. इसी टाइप का चाहिए. सिटीजन का भी मिलता है, ऑरपेड भी मिलता है. ये 100 रुपए का भी कैलकुलेटर मिलता है मार्केट में, 400 का भी मिलता है. अगर चाइना मेड है तो 120 रुपए का भी कैलकुलेटर मिलता है. बट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर, इफ यू कैन सी, आप देख पा रहे हो? यस मैम. इस तरीके का कैलकुलेटर खरीदो. मेरा ऑरपेड का है, आप सिटीजन का भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो. थोड़ा बेहतर लो, क्योंकि आज से लेंगे तो उसे 3 साल संभाल के रखेंगे सीए बनने. और अगर 1 साल भी संभाल गया दैट इज सफिशिएंट, पैसा वसूल है. लेकिन आप थोड़ा अच्छा ही लेना, मतलब एकदम सस्ता वाला लेने से धोखा ना दे दे आपको. ओके, 6 फंक्शन होना चाहिए कैलकुलेटर में. 6 फंक्शन मतलब प्लस माइनस, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज एंड रूट. ये चेक कर लेना. प्लस एक बैक की होता है कि अगर गलती से हम गलत नंबर टाइप कर दिए हैं तो हम बैक कर सके. बैक फंक्शन आजकल सारे कैलकुलेटर में आता है. पहले नहीं आता था, हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले. लेकिन अब सारे कैलकुलेटर में आता है बैक फंक्शन. 7,900 की जगह 7,909 गलती से लिखा गया तो यू कैन बैक इट और ये हट जाएगा. दूसरा 12 डिजिट कैलकुलेटर, कम से कम, इससे ज्यादा नहीं आता. ये यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में 12 डिजिट, 10 डिजिट भी आता है डिस्प्ले और 12 डिजिट भी आता है. तो आप 12 डिजिट डिस्प्ले वाला कैलकुलेटर लोगे. मतलब दिस इज द नॉर्मल नॉर्म्स. और ये जो कैलकुलेटर अवेलेबल है ये सारे फंक्शन के साथ ही अवेलेबल आपको मिलेगा. ओके, तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर इज बेस्ट इन माय व्यू. अगर आप दूसरा, अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. साइंस के स्टूडेंट समझ रहे होंगे व्हाट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर. उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा सबके वैल्यू कैलकुलेटर से निकल जाते हैं. तो वो अलाउड नहीं है, वो नहीं ले जाएंगे. अगर वो देख लिया गया तो वो आपसे छीन लिया जाएगा. हो सकता है आपका माइनस भी हो जाए कुछ मार्क्स. सो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर. हैविंग दिस
ये पूरा नॉर्म्स में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स में, कि ये 6 फंक्शन वाला ही कैलकुलेटर आपने यूज करना है। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने डिस्कशन में। व्हाट आई वाज सेइंग, 2 अमाउंट दिया गया, सपोज वन अमाउंट इज 7845, अनदर अमाउंट इज 80,785। ये इसका कितना परसेंटेज है आपको निकालने के लिए बोला गया। ये ए बी का कितना परसेंट है, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 100 करना है, या ए डिवाइडेड बाय बी के बाद परसेंटेज का की दबा देना। आप ये वाला काम करो तो देखो तो परसेंटेज निकल रहा है आपके कैलकुलेटर में। 7845 लिखे, डिवाइड का साइन दिए, फिर 80785 परसेंटेज दबा दिए। 1029.7641810 9.71 आ रहा है क्या? यस मैम, 9.71। 9.7। तो ये स्ट्रेट परसेंटेज का ये जो हम लोग डिवाइड, ये थोड़ा शॉर्ट, राइट ना, इक्वल टू अब दबाने का जरूरत नहीं है, इनटू 100 करने का जरूरत नहीं है। परसेंटेज की वी आर यूजिंग इट। सेकेंड मेथड, वी आर गोइंग फॉर सेकेंड मेथड। फर्स्ट क्या सीखे, ये आपकी कॉपी में एकदम हाईलाइट करके, ये 3 आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अपनी कॉपी में इन तीनों को लिखने के बाद आप एक स्क्वायर से घेर दो, तो सेम पेन के भी स्क्वायर से घेरोगे तो चलेगा। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट इन एसएलएम, दिस इज इम्पोर्टेंट इन एसएलएम। ऐसे यही सीखे हम एसएलएम मेथड में अमाउंट कैलकुलेट करना। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मेथड, वी आर मूविंग। Method second was diminishing balance method या written down value method. Written down value method as the name suggests. अच्छा SLM की एक खूबी है स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, 1 लाख हमारा कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन का रेट है 12% पर एनम। बोलता है on SLM basis, tell me what will be the depreciation for Y1? Ma'am, 12,000. Y2? 12,000. Y of any year, तीसरे साल भी 12,000 ही होगा मैम, है ना। कहने का मतलब every year the amount of depreciation is same, it is not going to change। और अगर हम इसका अकाउंटिंग करते हैं, एक अकाउंटिंग करते हैं मशीनरी अकाउंट, हाउ विल इट लुक लाइक, टेल मी। इट विल बी टू कैश या टू बैंक, राइट? 1 लाख मैम टू बैंक लिखेंगे 1 लाख। मैम आपका आवाज कट रहा है। बाय डेप्रिसिएशन, दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है what I am writing? Yes, ma'am. सेकेंड ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, प्लीज टेल मी। 88,000. And what will be the amount of depreciation? 12,000। 12,000. Every year it will be 12,000. Yes. Right now, कब तक? Up to its last year. और लास्ट ईयर में, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन। The cost of the asset is 1,20,000. Depreciation, scrap is say 20,000. Life is 4 years. हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट? मैम 25,000. 55,000. कैसे किया आपने? कॉस्ट माइनस स्क्रैप 1 लाख आ रहा बाय एस्टिमेटेड लाइफ है ना, तो हर साल डेप्रिसिएशन सभी का 25,000। एक अकाउंट हम 4 साल के लिए बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ देखेंगे। हो सकता है वही बात, बनाते तो यही है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ये मशीनरी अकाउंट कितने साल तक बनना चाहिए बेटा?
चार चार। है ना। तो Y1 का पहला दिन हमने मशीनरी खरीदा है टू बैंक, क्या यहाँ पर लिखोगे? टेल मी। कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप 1,20,000। 20,000। कॉस्ट 1,20,000 है, स्क्रैप 20,000 है। यहाँ पर आप बैंक में क्या लिखोगे बेटा? मैम 1,20,000। 1,20,000। डेप्रिसिएशन इट विल बी एट कॉस्ट, राइट ना। हम कंफ्यूज ज्यादा आपको नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे 1 लाख कर देते हैं, मैंने देखा है। डेप्रिशिएबल अमाउंट लिख दे, स्क्रैप को लेस करके लिख दिया, वो गलत है। आपके पॉकेट से कितना पैसा गया उसे लिखना है। इट इज 1,20,000। टेल मी बाय डेप्रिशिएशन साल के अंत में 25,000। 25,000 में बैलेंस सीडी कितना होगा? 95,000। राइट, बंद हो जाएगा ये 1,20,000। 1,20,000 से सेकेंड ईयर में आते हैं। टू बैलेंस बीडी टेल मी। 95,000। 95,000 डेप्रिशिएशन टेल मी। 25,000। राइट ना। बैलेंस सीडी टेल मी। 70,000। राइट, ये बंद हो जाएगा। बंद मतलब बराबर, यहाँ 95,000 लिखा, यहाँ भी 95,000 लिखा। ओके, थर्ड ईयर टेल मी। ओपनिंग बैलेंस इज 70,000। डेप्रिशिएशन इज हाउ मच? 25,000। क्योंकि एसएलएम है, हर साल बराबर। क्लोजिंग 45,000। 45। ओके, बंद हो गया। फोर्थ ईयर बैलेंस पीटी 45,000 45,000। डेप्रिशिएशन 25,000 25,000। सीडी 30,000 20,000। क्या ये बंद हो गया? साल खत्म, 4 साल ओवर। क्या ये सही बंद? क्लोजिंग कैसे आ गया बेटा? मैम क्योंकि 4 ईयर एस्टिमेटेड था। ये कौन सा, इसको नील क्यों नहीं हुआ? ये नील क्यों नहीं हुआ? बोला लाइफ इज ओवर, यस। मशीन गया, खत्म हो गया, यस। लेकिन स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगा तो कुछ तो मिलेगा उसको, पार्ट्स को बेच करके उसके स्क्रैप। यस, दिस इज नथिंग बट, हम लोग कहाँ तक पहुंचे? हम स्क्रैप वैल्यू तो एस्टिमेटेड स्क्रैप। ये यहाँ अगर नील रहता, सपोज इट वाज नील, तो ये 0 हो जाता मशीन का अकाउंट में, बिल्कुल उसका वैल्यू खत्म हो जाता। गॉट इट ना मैम? जी। मैम अगर ये अमाउंट इतना होता कि इसमें और एक बार डेप्रिसिएशन लग सकता है, तब हम लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 1 साल और बढ़ाते। सपोज मैम इसके बाद आपको लग रहा है अभी भी अगर सिस्टम में दिया हुआ रहेगा कि 5 इयर्स तक ही लगाना है, तो फिर तो 5 इयर्स नहीं करेंगे ना। सपोज लाइफ 10 साल है और दिया है 5 साल तक ही आप अकाउंट बनाइए, तो 5 साल तक ही बनाओगे। हाँ, फिर तो पैसा बच जाएगा तब में। पैसा नहीं, वैल्यू बच जाएगा। दिस इज द स्क्रैप वैल्यू तक हम पहुंच गए। लास्ट ईयर में आप स्क्रैप तक पहुंचोगे। ये कैलकुलेटेड है क्योंकि फॉर्मूला से ऊपर में आपने कैलकुलेट ऑलरेडी निकाला। कैसे था? 1,20,000 कॉस्ट था, पहले 20,000 हटा के रख दिया आपने स्क्रैप का, निकला कितना? 1 लाख। और इस 1 लाख को 4 साल में खत्म किया। हर साल कितना खत्म किया? 25,000। तो 1 ही लाख में खत्म हुआ। 20,000 तो बचना ही था। ये आपने तो ऑलरेडी शुरू में कैलकुलेट कर लिया, तब आप अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है कि इसके बाद भी हमें लग रहा है कि ये 2 साल और चलेगा, क्या करेंगे? चला देंगे? बिल्कुल चलाएंगे बेटा, वो हम लोग सीखेंगे आगे। क्या करना चाहिए? आप ही लॉजिक लगाओ। तो सपोज आप 5th ईयर में भी उसका बैलेंस बीडी है 20,000, और अब आपको लगता है ये 2 साल और चलेगा, उसके बाद उसका कुछ स्क्रैप, 0 स्क्रैप, क्या करना चाहोगे? 2 साल और चलेगा, हो जाएगा 10,000 10,000। यस, यही आगे जाके सीखेंगे। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो ना। बाय डेप्रिशिएशन पहला साल 10,000, 5वां साल फिर बच जाएगा 10,000, और यही नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिशिएशन 10,000, ओवर, खत्म हो गया। मैम तो ये तो अचानक मेथड चेंज हो गया ना मैम। वैसे एसएलएम में 25,000 लग रहा था। मेथड नहीं चेंज हुआ, मेथड नहीं चेंज हुआ। ये एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इसको बोलते हैं बेटा। चेंज मेथड तब बदलता जब हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाते।
तब मेथड बदलता है। हम WDV Okay, ma'am. गए हैं, है तो SLM में ही, बट लाइफ का अनुमान जो हमने 5 साल किया था वो बदल गया, वो 7 साल हो गया। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें और ट्रिमेंडस एग्जांपल है। हमने लाइफ माना है 10 साल, 10 इयर्स, Y10 तक है, कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप इज फॉर एग्जांपल हम नील ले रहे हैं, लाइफ इज 10 इयर्स, तो हर साल डेप्रिसिएशन आप कितना बोलोगे? 10,000 मैम। Ma'am, 10,000. तो अब 10,000 करके आप 6 साल तक आ गए। 1 2 3 4 5 6 इयर्स इज ओवर। मतलब इसमें 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है आपके अकाउंट में। अगर हम 7वें साल की बात करें, 7th ईयर की बात करें, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर हम 7वें साल की बात करें तो 6 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 करके Ma'am, 40,000. हर साल 10,000 माइनस होते गया होगा, 60,000 माइनस हो गया होगा, 40,000 इसका ओपनिंग दिख रहा होगा, राइट? यस मैम। अभी और 4 साल जा सकता है, ये जाना चाहिए, लेकिन 6ठे साल के अंत में ही या 7वें साल की शुरुआत में ही आपको लगता है कि ये तो अब मात्र 2 साल और चलेगा, लाइफ आपको कम लगता है, या ये भी लग सकता है कि अभी तो ये 6 साल और चलेगा, लाइफ और ज्यादा लग सकता है। तो 7वां साल का एक बार हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अगर सिर्फ 7वें साल की हम बात करें तो 7वां साल का अकाउंटिंग में टू बैलेंस BD दिख रहा होगा 40,000 से, राइट? बाई 7 में, राइट और नॉट? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? हमने 6 साल का नहीं, Yes, ma'am. कि हम डायरेक्ट 7वें साल का बनाना आता है सबको? शुरुआत से नहीं बनाया, कैलकुलेट कर लिया कि 10,000 पर साल लग रहा है, ऐसा 6 साल के लिए लग रहा है, 60,000 हटा देंगे कॉस्ट से, ये देखो ये कैलकुलेशन। तो 7वें साल का ओपनिंग ये रहेगा, गॉट इट ना? और ये 4 साल और चलेगा, 10,000 हटाते जाएंगे, खत्म। आपको भी दिख रहा है ना, 10,000 हटाएंगे तो 4 साल में जीरो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको लगता है मशीन का तो अब ऐसा हाल है कि 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, क्या करेंगे बेटा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इसको बोलते हैं। आपका एस्टिमेट बदल गया, कुछ नहीं करे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 साल में खत्म कर दो, बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अब 20,000 करके चार्ज कर दोगे, 20,000। गॉट इट? या Yes, ma'am. 8 साल और यस सपोज अभी मशीन तो इतनी, मैम 5-5 हटा। yes, 5,000। आपको लगता है मशीन तो इतनी अच्छे कंडीशन में कि मेरे साथ तो 10 साल और चल सकता है, गॉट इट ना? तो 5-5 हजार करके हम इसको 8 साल और चल सकता है, तो 5-5 हजार करके 8 साल। तो दिस इज अ टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, बीच में आ गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये अब ये भी पढ़ना ही था अपने को, बाद में पढ़ते, अभी हम लोगों का डिस्कशन हो गया, आप लोग के मन में क्वेरी आ गया तो हमने उसे बता दिया। सेकेंड मेथड कौन सा मेथड है? WDV। WDV में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया रहता है, इसको निकालना भी आता है, और निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है जो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, आज नहीं। बट जनरली परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी गिवन। सी अगेन, कॉस्ट है 2 लाख, परसेंटेज ऑफ WDV अंडर मेथड depreciation 10%, this is 10. Scrap is also given, say 5,000. Under WDV, tell me what will be the depreciation for year 1? 20,000. Year 1 cost is scrap ko we will totally ignore. If percentage is given, same concept, it will be apply on cost. Scrap ko देखना भी नहीं, मत लेस करना। 2 lakh less depreciation at the rate of 10%
फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20,000 20,000 में 1,80,000। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन? 18,000 मैम मैम। 18,000 Yes, means now 10% will be applied on reduced balance. It will again 18,000 and we will be left with how much? 1,62,000 minus 10%, 162. Y3 में एक बार निकाल के दिखा दो। मैम 16,200 right? So it will be how much? 162,000 minus 10%. मैम 16,200। 16,000? 1,55,000 1,45,800 आ रहा है क्या? यस मैम 162 minus 10%. Yes बेटा 145,800. इसी क्वेश्चन को अगर हम SLM में बनाते, फर्स्ट ईयर 2 लाख, पहले साल 20,000, 1,80,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, 1,00,000, 1,60,000 फिर 20,000, 1,40,000। तो क्या डिफरेंस हुआ? मेजर डिफरेंस दोनों में। SLM में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम रहता है, जबकि WDV में डेप्रिसिएशन हर साल क्लोजिंग बैलेंस पे काउंट होता है, कैलकुलेट होता है, और इसी कारण से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, पहले 20,000 था, फिर 18,000 हुआ, फिर 16,200 हुआ। ईयर बाय ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिमिनिश करता है, घटते जाता है। डिमिनिशिंग इसीलिए नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है ना। रिटर्न डाउन मेथड मैम या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस। रिटर्न डाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग बंद करते जा रहे हैं। रिटर्न डाउन का मतलब क्या? ये एक बार ये 2 लाख कॉस्ट था, दिस इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 20,000। बेटा इसका क्या नाम है? 1,80,000 को आप क्या बोलोगे? कॉस्ट बोलोगे? क्या बोलोगे? या रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू, इसी का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि हमारा अगला डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट होगा। इसीलिए इस डेप्रिसिएशन के मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहता। ये हर साल हमने देखा ऊपर एग्जांपल में, पहले 20,000 था, फिर 18,000 हुआ, फिर उसके बाद it was 20,000 initially, then it was 18,000, then घटा, फिर और घटेगा, फिर और घटेगा, फिर और घटेगा। लेकिन SLM में हर साल बराबर रहता है। दोनों में एक ही सिमिलरिटी है पहले साल में। इन फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ द ईयर इज सेम, राइट और नॉट? यस मैम, फर्स्ट ईयर में सब सेम रहता है सारा डेप्रिसिएशन। अगर परसेंटेज सेम है, अगर यस WDV का 10% है, अगर 10% आप कैलकुलेट करो, 10% से SLM भी, 10% से WDV भी, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहता है और बाकी ईयर SLM का डेप्रिसिएशन WDV की तुलना में हाई रहता है। कैन आई से दिस? देखो ये यस मैम का क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि SLM और WDV में फर्स्ट ईयर सेम रहता है और सेकेंड ईयर से SLM का डेप्रिसिएशन ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू WDV। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, SLM का डेप्रिसिएशन कम रहता है इन कंपैरिजन टू WDV। तीसरा ऑप्शन, दोनों बराबर रहता है। आप सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। यस, फर्स्ट ईयर दोनों सेम रहता है, फिर ईयर आफ्टर ईयर SLM का डेप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू WDV हाई रहता है। या अगर हम उल्टा बोले, WDV का डेप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू SLM घटते जाता है, कम रहता है। यस यस। ये 1 मार्क्स में MCQ में मैम आएगा। हाँ जी बोलिए।
मैम WDV में जो मेथड है तो उसमें तो मैम फिर कभी भी मतलब वो खत्म नहीं होगा मैम। मान कभी लीजिए नहीं 1 खत्म रुपए भी होगा, बचा तो कभी उसमें भी नहीं। तो वो 1 लगता रुपया ही फिर जाएगा। से पैसा, हाँ, इट विल शो सम अमाउंट ऑलवेज, वो कभी खत्म नहीं होगा, नेवर। हाँ, क्योंकि इतना नेग्लिजिबल हो जाता है, मान लो 1 रुपया आ गया या पैसे में आ गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो हम लोग उसको इग्नोर करके 0 मान लेते हैं या 1 रुपए पर दिखा देते हैं, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। दैट एसेट अगर यूज में है, इट विल बी शोन एट 1 रुपी और 0 रुपए, नील पर आप दिखा दोगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, साल से चार्ज करना छोड़ देंगे। बट यू आर करेक्ट, मैथमेटिकली अगर जाएं, कैलकुलेट करें, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाला, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। दिस इज करेक्ट। तो WDV का भी अकाउंटिंग वही होगा, उसी तरीके से मशीनरी अकाउंट खुलेगा, यस, टू बैंक होगा, कितने से, अगर 2 लाख लिए तो बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर यही चेंज आएगा, CD इज 1,80,000, अगले साल से वो भी सेकेंड ईयर ओपनिंग इज 1,80,000, यस, नाउ दिस डेप्रिसिएशन इट विल बी चार्ज ऑन दिस, इस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 18,000, whatever balance 16200 आई थिंक, जो भी था अमाउंट वी आर गेटिंग, और ऐसे बनते चला जाएगा अप टू लास्ट ईयर में नेग्लिजिबल वैल्यू दिखा देगा। तो WDV में हमने क्या सीखा, सिर्फ एक ही चीज सीखा, परसेंटेज 10 हो 12 हो, whatever it will be given in the question and it has to be apply on the cost only, सीधा कॉस्ट पर आप उसे अप्लाई कर दोगे, अमाउंट यू विल गेट। But how to calculate percentage of depreciation under WDV? तो एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला आज लिखेंगे, तोड़ेंगे कल, फॉर्मूला यूज करना कल जानेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। 1 माइनस रूट अंडर n, दिस इज स्क्रैप बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स और पूरा को बिग ब्रैकेट में इन 100। जैसे देखो थोड़ा सा समझ लो, स्क्रैप इज गिवन 5,000, इसी क्वेश्चन में लेते हैं, स्क्रैप इज गिवन 5,000, कॉस्ट इज गिवन 2 लाख एंड लाइफ इज गिवन 5 years, 5 साल 10 साल जो भी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस एस फॉर स्क्रैप 5,000, कॉस्ट इज 2 लाख and n is life which is 5 here, into 100। अब इसको सॉल्व करना, 5 यहाँ का मतलब समझ में आता है आपको? मैम 5th रूट 5 years। हाँ, रूट कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 होता है हमेशा, आपको पता है। जैसे 2 into 2 अगर करते हो तो 2 स्क्वायर लिखते हो, राइट? यस मैम। दिस 4 को हम 2 into 2 किए, 2 to the power इतना लिखे, ओके। अब जब इस कैन आई राइट 4 is equal to 2 to the power 2, लिख सकते हैं ना? यस मैम। यस मैम। एंड कैन आई, अब इस 2 को अगर हम इधर ले आए, पावर को चेंज करें, मैम रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, इट विल बी 4 to the power half। 4 to the power half is nothing but root 4, और यही हाफ का मतलब ये 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट, यहाँ 2 होता है, कुछ नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट, यहाँ 2 रहता है। रूट 4 आप करते हो तो एक्चुअली यहाँ 2 होता है, समझना बेटा, ये जाकर के 4 to the power हाफ पावर होता है और हाफ पावर 2 निकलता है इसका आंसर, ओके। 4 to the power root is equal to 2, ओके ना? तो अब हमारा क्वेश्चन देखो, अगर इसमें आप देखो तो अंदर वाले को आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, 5,000 को 2 लाख से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0.025, इस पूरे का वैल्यू आपको मिलेगा 0.025। मतलब हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट तो हो गया, 1 माइनस रूट लाइफ या 5, 0.025 into 100। अच्छा,
इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें अगर, तो 1 माइनस 0.025 टू द पावर 1/5 इंटू 100। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसका वैल्यू? ये वाले, ये वैल्यू निकल गया, काम खत्म। इसका वैल्यू निकालने का दो तरीका है, या तो लॉग टेबल, लॉग में आप जाओगे लॉग टेबल से बता देगा, लेकिन लॉग टेबल एग्जाम में नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। देयर आर सर्टेन स्टेप्स which we will follow in the calculator and we will get the value of this. आपको हम सिखाएंगे ये, but not today, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के पास आज कैलकुलेटर हो ना हो, बट नेक्स्ट क्लास में we will start from here। एक नया एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को तोड़ना सीखेंगे, इसका वैल्यू निकाल करके परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV सीखेंगे। सो अगले क्लास में डोंट मिस, यू ऑल विल हैव, आप लोग को क्लास में आना है विथ द कैलकुलेटर। ओके, है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो परचेज करिए, अपना कैलकुलेटर रखिए, किसी और को यूज करने मत दीजिए। इट शुड बी योर कैलकुलेटर। आज खरीदेंगे, आज लेंगे, एग्जाम तक ये मेरा रहेगा, और एक ही कैलकुलेटर से हम हमेशा काम करेंगे, राइट? मैम इसका आंसर मतलब वहाँ पे सॉल्व करने पर 0.005 आएगा क्या? कोई जरूरी नहीं है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया बेटा, हम भी मुझे भी स्टेप करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, उसके बाद मैं सॉल्व करके बता पाऊंगी। ओके 0.005 आएगा कि क्या आएगा, we will do it in the next class। ठीक है, तो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, 3 टर्म सीख लिया। कॉस्ट किसे बोलते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किसे बोलते हैं, स्क्रैप, एस्टिमेटेड स्क्रैप किसे बोलते हैं। उसके बाद मेथड स्टार्ट किया, 7 मेथड है अपने को कवर करना। SLM इज ओवर, WDV इज ओवर, WDV कवर हो चुका है। सिर्फ एक चीज पे परसेंटेज कैलकुलेट करना, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो ये अलग से आएगा। अकाउंटिंग बनाने बोलेगा तो सिर्फ आपको परसेंटेज दिया रहेगा और उस पर आप एक अकाउंट बना दो। अगर परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप परसेंटेज निकाल करके, वही एक सीखना अपना बाकी रह गया, विच वे विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और सारे मेथड्स हम लोग अगले क्लास में कवर कर देंगे, राइट? ओके मैम। ओके मैम। चलिए हम ओवर करते हैं क्लास को। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू, सेम टू मैम। थैंक यू वेरी मच।